हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राजपूत, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम फूड इंस्पेक्टर के जो गणित सेक्शन है उसके लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन टाइप के वेरिएंट्स, जैसे किस टाइप के पैटर्न्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी हम तैयारी करेंगे। ठीक है, हम लगातार 15 से 20 दिन तक इसके क्वेश्चंस अपलोड करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और उसी पैटर्न पे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से हमारा फूड इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए। ठीक है, चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। बोल रहा है कि तीन कारों के चालों का अनुपात दे दिया है कितना, 3:4:5। तो उनमें समयों का अनुपात कितना होगा बोल रहा है। तो उनमें समयों का अनुपात कितना होगा बोल रहा है। ठीक है, तो हमें पता है बच्चों, ठीक है, कि चाल बराबर क्या होता है जी, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। ये चीज़ को याद रखना आप। ठीक है, पहले भी हम करा चुके हैं, मंडी इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराया हूँ, मैं इन चीज़ों को बताया हूँ। ठीक है, और फूड इंस्पेक्टर के पेपर में भी बताया हूँ। तो ठीक है, और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके पेपर में जो सिली मिस्टेक होते होंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक होते होंगे, तो वहाँ से आपको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। अगर यहाँ से मैं अगर इसको कंक्लूजन निकालूं, तो चाल जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, समय के। स्पीड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम का। ठीक है, तो इसका अगर मैं समय का अनुपात निकालूंगा, T1:T2:T3, तो कितना आ जाएगा जी। अगर मैं यहाँ पर इसको समय को अगर स्पीड को अगर x लेता हूँ, तो t ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/3, 1/4, 1/5। अब अनुपात में क्या, बट्टे में जब भी अनुपात आता है तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है, उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ताकि उसको हम सरल अंकों में क्या कर सकें, सरल अंकों में प्रदर्शित कर सकें। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो हर है, ठीक है, जो हर है उनका हम क्या करेंगे, 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 5 चौक 20 और 3 60। अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आता है तो आप ज़रूर सीखिए, और मैं एक लेक्चर एलसीएम निकालने का मैं ज़रूर सिखाऊंगा। और जिस तरीके का भी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है एलसीएम का, जो कि बहुत ही टफ पूछा जा रहा है, CSPDCL के एग्ज़ाम में भी बहुत टफ पूछा गया था। ठीक है, और अभी व्यापम के 2-3 एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का पैटर्न जो है बदल दिया गया है एलसीएम एचसीएफ से लेकर के, तो उसका मैं स्पेशल क्लास जरूर कराऊंगा। ठीक है, आप लोग बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 60 आ गया। अब इस 60 का गुणा सभी में कर देंगे जी। 60 अनुपात 1/4 गुणा 60 अनुपात 1/5 गुणा 60। बात समझ में आया। 3 एकम 3, 20 3 60, 4 एकम 4, 15 चौक 60, 5 एकम 5, ठीक है, 12 पंचे 60। तो इस तरह से T1:T2:T3 कितना आ जाएगा, 20:15:12 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में है क्या ये, ठीक है, तो बिल्कुल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20:15:12 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगर हाँ इसी में अगर पूछ लेता D1:D2:D3, तो देखिए स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। चाल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अनुक्रमानुपाती है किसके, दूरी के। तो इसका जो आता तो स्पीड से ही हम निकाल लेते, तो 3:4:5 ही हो जाता। बात समझ में आया। ठीक है, चलिए अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। बोल रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दे, यदि कोई गोला है, स्फेयर है, ठीक है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें, 50% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए आपको मैं लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फूड इंस्पेक्टर का जब क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो कि 2D जब भी बात होगा, 2D कहने का मतलब क्षेत्रफल परिमाप। ठीक है, 2D कहने का मतलब क्या आता है, 2D में क्या कहा जाएगा, क्षेत्रफल, ठीक है, परिमाप
ठीक है, और उनके जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 1D में आते, ये सब क्या आते हैं 1D में आते हैं, ये 1D में, और 2D में आएंगे क्या, क्षेत्रफल परिमाप, और 3D में क्या आ जाएगा, आयतन। ठीक है, 3D में क्या आ जाएगा जी, आयतन आ जाता है। ठीक है, बात समझ में। तो जब भी 2D, चाहे वो गोला का हो, चाहे शंकु का हो, चाहे आपका बेलन का हो, चाहे घन का हो, चाहे घनाभ का हो, चाहे आयत का हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे त्रिभुज का हो, चाहे वृत्त का हो, चाहे कोई सभी स्ट्रक्चर हो, ठीक है, कोई सभी स्ट्रक्चर हो, उसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर एक में दे दिया है, इसका क्या दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है ये, ठीक है, और पूछ रहा कि इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, पृष्ठीय बोले या संपूर्ण बोले, ठीक है, क्षेत्रफल बोल दिया है, इसका मतलब है किसकी बात कर रहा है, 2D का बात कर रहा है। तो जब भी अगर 2D की बात करें तो कौन सा फार्मूला लगाना है हमें, ये वाला फार्मूला यूज कर लेना है बच्चों। ठीक है, सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर वृद्धि बोल रहा है, यहां पर प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई 100। अब यहां पर ठीक है, आर बोला है त्रिज्या में तो ए और बी एक ही हो जाएंगे, ठीक है, वैल्यू एक ही हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आयत बोलता है तो लंबाई होता है ये और ये चौड़ाई हो जाता है। ठीक है, आयत के केस में क्या होता है, ये लंबाई हो जाता है और ये चौड़ाई हो जाता है। ठीक है, और त्रिज्या, वृत्त, गोला, घन, इसमें एक ही भुजा होता है। ठीक है, घन में भी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए वृद्धि बोला है तो हम जब भी वृद्धि बोलेगा तो हमें क्या लेना है, प्लस लेना है, और कमी बोलेगा तो हमेशा क्या लेना है, माइनस लेना है। इन चीज़ों को नोटिस करते जाइएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे बाकी और क्वेश्चंस में और आगे मैं कराऊंगा तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस 50 कर लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, माइनस होता तो इंपॉर्टेंट होता, प्लस 50 गुणा 50 बट्टे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 50 100 प्लस 5 पंचे 25, कितना आ गया 125%। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 125% का। बात समझ में आया, इसका आंसर क्या आएगा 125%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2.5, 0.5 और 0.175 का एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले दशमलव संख्या का कभी भी लघुत्तम समापवर्त या महत्तम समापवर्त नहीं निकाला जा सकता, याद रखिएगा। ठीक है, तो दशमलव का हम किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, भिन्न में बदलना सिखा दिया हूँ मैं, 1 जीरो के बाद है। ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो कितना जीरो लग जाएगा, 1 जीरो। यहाँ पर भी 5/10 हो जाएगा, और यहाँ पर 175/1000 हो जाएगा। पहला स्टेप तो ये करना है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट जीरो देखेंगे, हर में कितना जीरो है, 3 जीरो है। ठीक है, तो सभी में हमें 3 जीरो करना पड़ेगा, 1 2 3। अब अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा में 2 जीरो लगाए तो ऊपर में भी आप 2 जीरो लगा दीजिए। बात समझ में आया, फिर यहाँ पर भी 2 जीरो लगाए तो ऊपर में भी 2 जीरो लगा दीजिए। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये और ये कट जा रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेट 5/10 ही आएगा। ठीक है, और हम इसको लगा क्यों रहे हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बने। ठीक है, 175/1000। अब तीसरा स्टेप, तो P/Q मतलब भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो अंश का एलसीएम निकाल लीजिए डिवाइडेड बाई हर का HCF निकाल लीजिए। HCF मतलब महत्तम समापवर्त। ठीक है, अब आप निकालेंगे 2500, 500 और 175 का एलसीएम। ठीक है, 1000 का HCF कितना आ जाएगा जी, 1000 हो जाएगा। 1000 का HCF कितना आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब मैं 2500, 500 और 175 का एलसीएम निकाल रहा हूं। ठीक है, 175 का। ठीक है,
कैसे निकालेंगे, बड़ी बड़ी संख्या से मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले 25 से मैं निकाल लेता हूँ। 25 सवा 25 पंचे, ठीक है, 25 पंचे 25 सत्ते, ये आ गया। फिर 5 से निकाल लेता हूँ, 5 बीसम 5 एकम 5 सत्ते, ये आ गया, ठीक है। अब और कोई संख्या निकलेगा क्या कॉमन, नहीं निकलेगा इनमें, ठीक है। तो कितना आएगा देखिए, 25 पंचे गुणा 20 गुणा 7, ठीक है। 25 पंचे 125 गुणा 20 गुणा 7, 5 दूनी 10, 5 दूनी 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2 गुणा 7, ठीक है। 25 सत्ते 175 00, 25 सत्ते 175 00, ठीक है, ये आ गया 175 00। अब अगर कट रहा है तो कटा दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 175/10। अब इसको हम दशमलव में लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा जी, 17.5, 17.5, ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। भिन्नों को दशमलव में कैसे चेंज करना है मैं अपने वीडियो में आप लोगों को समझा चुका हूँ। अगर नहीं आता है तो एक बार ज़रूर देखिए उन चीज़ों को, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर आप गलती करेंगे तो आप कभी भी गणित नहीं सीख पाएंगे और कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप नहीं सुधारेंगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक आयताकार बक्से का जो माप दे दिया है वो 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दे दिया है। यूनिट क्या दे दिया है जी, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, मतलब ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का वैल्यू दे दिया है किसका, बक्से का, ठीक है। आयताकार बोल रहा है, इसका मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि आयत की बात कर रहा है, ये एक तरह से घनाभ की बात कर रहा है, एक तरह से घनाभ की बात कर रहे हैं। कैसे पता चला, क्योंकि देखिए इसमें तीनों यूनिट्स दे दिया है, लंबाई भी दे दिया है, चौड़ाई भी दे दिया और हाइट मतलब ऊंचाई भी दे दिया है। और फिर बोल रहा है कि इस आयताकार बक्से में एक बड़ा सा जो बक्सा है उसमें हम 2 सेंटीमीटर वाले बर्फ कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले बर्फ के कितने टुकड़े रख सकते हैं, कितने टुकड़े रखे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब ये बर्फ का जो एक भुजा का वैल्यू कितना दे दिया है, 2 सेंटीमीटर, मतलब सभी भुजाओं का वैल्यू कितना दे दिया है, 2 सेंटीमीटर। अब बर्फ कैसा रहता है जी, क्यूब आकार में रहता है, ठीक है, आइस क्यूब जिसको बोलते हैं, ठीक है, घन के आकार में होता है, मतलब ये कौन सा, ये हो जाएगा क्या, ठीक है, घन हो जाएगा। बर्फ कैसा हो जाएगा, घन हो जाएगा, और ये क्या है, घनाभ हो गया। अब बोल रहा है कितने टुकड़े रखा जा सकते हैं एक बॉक्स में, एक बड़ी बॉक्स में एक छोटा एक आयताकार बॉक्स में एक छोटा सा घन को कितने टुकड़े रखा जा सकता है। तो देखिए फॉर्मूला इसके लिए, कितने बर्फ रखे जा सकते हैं बड़ी बॉक्स में, ठीक है। तो बक्से का आयतन बट्टे बर्फ का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके कई बार एग्जाम में यहाँ पर ये सेंटीमीटर लिखा और यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिखा है, तब तो हम सेम यूनिट बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मीटर में लिखा रहता, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मीटर में लिखा रहता और ये सेंटीमीटर में, तो क्या करते हैं हम इसको, मीटर को हम किस में बदलते हैं, सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि सेम यूनिट को ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग अलग यूनिट को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। सेम यूनिट को हम कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग यूनिट को कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में धोखा देगा, ठीक है। यहाँ पर तो अच्छे क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, लेकिन कई बार एग्जाम में आपका आंसर और ये जो गलत लाएंगे आंसर वो भी ऑप्शन में रहेगा, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बक्से का आयतन देखिए कितना आ जाएगा, बक्से का आयतन मतलब घन का आयतन, घनाभ का आयतन कितना होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है जी, इसको याद रखिएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, LBH, लेंथ ब्रॉड और हाइट होता है, ठीक है। और भुजा का घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का क्यूब होता है, ठीक है, भुजा का क्यूब होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो बक्से का आयतन निकाल लीजिए, 12 गुणा 8 गुणा 4, और इसी तरह बर्फ का आयतन लिख लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2। अब कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24। तो कितने टुकड़े रखे जा सकते हैं, 24 टुकड़े। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए अगर ये समझ में आ गए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूड इंस्पेक्टर भी पेपर में भी पूछ चुका है, ठीक है ये क्वेश्चन। और कई बार आप लोग क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और आंसर को गलत ले आते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि एक वर्ग, बोल रहा है क्या बोल रहा है, एक वर्ग और ठीक है उसके विकर्ण पर बने वर्ग, उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। एक वर्ग पर बना हुआ क्षेत्रफल और इस वर्ग के जो विकर्ण है उसके द्वारा जो एक वर्ग बना है उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं जो वर्ग है उसकी भुजा कितना मान लेते हैं हम लोग, p मान लेते हैं, उसकी भुजा कितना मान लेते हैं हम लोग, p। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा जी, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, भुजा का वर्ग होता है, क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग होता है, ये याद रखिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का वर्ग, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, p का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज याद रखिएगा कि वर्ग के विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है। तो अगर ये p है तो ये भी p होगा। अब यहाँ पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि ये 90 अंश का कोड होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कब लगता है, तो यहाँ पर जब ये 90 अंश का कोड बना ले, ये p है और ये भी p है, कोई भी दो मतलब लंब हो और आधार हो, ठीक है, ये लंब हो और ये आधार हो, तब पाइथागोरस थ्योरम लगता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये d लिख लेते हैं, इसको d और c, ठीक है, यहाँ पर 90 अंश ले लेते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, ये होता है फार्मूला, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, इसको भी आप नोट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब का वर्ग कितना दे दिया, p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, रूट ओवर, ये वर्ग को मैं पक्षांतर कर दिया और ये कितने बार लिखा है, 2p स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से p स्क्वायर, p निकल जाएगा बाहर और ये √2। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि जो इसका वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, p√2, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, तो ये जो विकर्ण से बना जो वर्ग है, ठीक है, ACYX, इसकी बात कर रहा हूं ना मैं, ACYX, ये जो वर्ग बना, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये जो वर्ग बना उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा, ठीक है, किसका वर्ग ACYX का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, ये भी होगा, भुजा का मान कितना दे दिया, p√2, तो यहाँ पर रख दीजिए p√2 का स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, मैं कुछ मिटा रहा हूं इधर, ठीक है। अब इनका अनुपात पूछ रहा है, किसका किसका अनुपात पूछ रहा है जी, ठीक है। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल अनुपात ACXY का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात, ठीक है, रख दीजिए। ABCD का क्षेत्रफल कितना निकाले, p स्क्वायर, ACXY का निकाले 2p स्क्वायर, देखिए ये p और p कट गया, तो इस तरह से क्या आ गया, 1/2, इस तरह से हम कह सकते हैं 1:2। बात याद रख, बात समझ में आया, ठीक है। इस चीज़ को आप ये रट लीजिएगा कि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण के क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा क्या होता है, 1:2 होता है। बात समझ में आया, चलिए अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, बोल रहा है एक आयताकार टंकी की पानी की क्षमता k लीटर है। आयताकार टंकी, टंकी बोल दिया है, टंकी की क्षमता, पानी की क्षमता कितना दे दिया है, k लीटर, ठीक है। याद रखिएगा जब भी लीटर में बात करें मतलब ये 3D की बात कर रहे हैं, और 3D का मतलब क्या होता है जी, आयतन, ठीक है। तो टंकी कैसा है, आयतन है, ठीक है, टंकी कैसा है, घनाभ या घन है, ठीक है। अब यहाँ पर आयताकार बोल दिया, आयताकार कहने का मतलब हो गया क्या, घनाभ, ठीक है। वर्गाकार बोलता, ठीक है,
तो हो सकता है कि 1 मिनट के लिए हम अगर उसकी हाइट भी अगर सेम हो जाती तो उसको हम घन बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर आयताकार बोल रहा है तो टंकी की क्षमता जो है के लीटर है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। ठीक है, टंकी ये अपना बन गया, ये अपना टंकी हो गया। ठीक है, अब इस टंकी का पहले से कोई लेंथ रहा होगा, ठीक है, कोई हाइट रहा होगा और कोई चौड़ाई रहा होगा। ठीक है, LBH। ठीक है, अब इसकी क्षमता अगर 2 गुनी, इसके माप को पहले से 2 गुना कर दे, मतलब इसको भी हम क्या कर दे, अब पहले था ये, ठीक है, अब इसको भी 2 गुना कर दे रहा हूं, इसको भी 2 गुना कर दे रहा हूं और इसको भी 2 गुना कर दे रहा हूं, तो बोल रहे टंकी की क्षमता कितना हो जाएगा। अब बताइए, पहले आयतन के लीटर था, पहले आयतन क्या था, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, यही होता है घनाभ का आयतन, मतलब ये क्या था, के लीटर था। अब क्या करेंगे, अब जो आयतन है, अब ठीक है, ये 2L हो गया, 2B हो गया, 2H हो गया, तो अब के कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, LBH। LBH का मतलब क्या है, यहाँ पर के है, तो 8 के, तो अब कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो इसके सभी भागों में हम क्या कर दिए, 2-2 गुना कर दिए, तो उसके आयतन में क्या फर्क पड़ेगा, 2 गुना का फर्क पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, और फूड इंस्पेक्टर में आने के बहुत ही ज्यादा चांस है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर तो आप लोग खुद ले आए होंगे, मंडी निरीक्षक में भी पूछा है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये एक थ्योरम है जी, वृत्त के अंदर में एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बना है, जो त्रिकोण बना है, ये त्रिकोण और ये त्रिकोण। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका जो 2 बिंदु क्या है, कॉमन है। तो जब भी, और ये किस में बना है, सेंटर में। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो ये हमेशा याद रखिएगा, सेंटर में ही बनेगा, केंद्रक में ही बनेगा। ठीक है, तो इसका एंगल कितना दे दिया है, 80, तो ऑटोमेटिक इसका एंगल कितना हो जाएगा, 80 का आधा 40 डिग्री। ठीक है, 80 का आधा कितना होता है, 40 होता है। बात समझ में आए। अगर इसी को ऐसे दे देता तो भी इसका एंगल कितना आता है, इसका आंसर तो भी ये 40 आता है। अगर इसको ऐसे दे देता तो भी इसका आंसर कितना आता है, 40 होता है। कई बार इनको जोड़ने के लिए बोल देता है। ठीक है, E + C कितना हो जाएगा, तो 40 और 40 80 हो जाएगा। बात समझ में आया। यही क्वेश्चन पूछा था मंडी में, मंडी निरीक्षक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, औसत चैप्टर का औसत सबसे आसान चैप्टर होता है। बोल रहा है कि 3 संख्याओं का, ठीक है, 3 संख्याओं का जिनमें सबसे बड़ी संख्या क्या दे दिया है, 16। तो वो बड़ी संख्या मान लेता हूँ मैं a है। ठीक है, मान लिया मैं क्या, a बराबर 16 दे दिया। फिर बोल रहा है उन संख्याओं का औसत क्या दे दिया, 12 दे दिया। तो औसत बराबर क्या होता है जी, सबसे पहले तो फार्मूला यार इसको ध्यान रखिएगा। औसत बराबर होता है उन जितने संख्या भाग ले रहे हैं उनका योग, जितने संख्या भाग ले रहे हैं उनका योग बट्टे जितने संख्या भाग लिए हैं, जितने संख्या भाग लिए हैं। कहने का मतलब ये है, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मतलब 3 संख्याएं बोला तो 1 2 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और योग मतलब ये तीनों संख्याओं का योग, एक यहाँ पर 16, ठीक है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर b। अब ये 8 कहाँ से आया, तो देखिए आगे क्वेश्चन में ही बोला है कि जो छोटी संख्या है, जो छोटी संख्या है, लघुत्तम संख्या है, वो बड़ी संख्या का आधा है, वो बड़ी संख्या से आधा है। तो बड़ी संख्या क्या दिया है मेरे पास, 16, तो उसका आधा कर दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें रख देना है, क्या रखेंगे, 16 प्लस b का वैल्यू हमें नहीं पता, निकालना है 8 बराबर 12। इसको मैं पक्षांतर कर सकता हूँ जी। ठीक है, 12 तिया 36। ठीक है, 12 तिया 36। 16 और 8 कितना होता है जी, 24 होता है, प्लस b, तो b इक्वल टू, ठीक है, इसको फिर पक्षांतर करूंगा तो 36 प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, और 1, b इक्वल टू कितना है, 12।
ये आ गया मेरे पास आंसर। औसत चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा लाभ हानि चैप्टर का है। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रही है। यदि क्रय मूल्य का 20% विक्रय मूल्य का 30% के बराबर हो, यदि क्रय मूल्य का 20% विक्रय मूल्य के 30% के बराबर हो तो हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये पूछेगा। ठीक है क्वेश्चन, तो जब भी ऐसे देगा तो डिकोड कैसे करना है हमें। क्रय मूल्य का 20% ये हो गया, विक्रय मूल्य का 30%। अब क्या बोला है बीच में बच्चों, बराबर बोला है, तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, अब इसको मैं CP लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैं SP, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो CP डिवाइडेड बाई SP इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 30/20, ये हो गया। परसेंटेज को हटाऊंगा तो इधर भी 100 होगा, इधर भी 100 होगा, और वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझ में आए, तो 30/20 हो गया। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, तो CP इक्वल टू क्या मान सकता हूँ मैं 3x, और SP इक्वल टू कितना आ गया 2x आ गया। अब देखिए, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितना में खरीदा वो 3x में, या फिर बोलूं तो 30 रुपये भी बोल सकता था मैं, और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय कितने में किया 2x में, मतलब कम में किया, मतलब उसको हानि हुआ। तो लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज क्या होता है, ठीक है, कितने रुपए का हानि हुआ। सबसे पहले तो हानि निकाल लेंगे, ठीक है, लॉस निकाल लेंगे डिवाइडेड बाई, ठीक है, किसके परफेक्ट में करते हैं, किसके, तो CP के, हमेशा याद रखना CP के परफेक्ट में करेंगे और गुणा 100 कर देंगे। क्यों 100 क्यों करते हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो हानि कितना हुआ जी 3x में से 2x गया तो x आ गया। ठीक है, हानि कितना हुआ, हानि यहाँ पर लिख देता हूँ 3x - 2x बराबर x। ठीक है, आपको मैं ऐसे कैलकुलेट करा रहा हूँ जैसे आपको एग्जाम में कैलकुलेट करना होता है, ये सब फार्मूला वगैरह लिखना नहीं होता, लेकिन मैं अभी एक बार समझा दे रहा हूँ। ये फार्मूला नहीं लिखना होगा, ये नहीं लिखना होगा, यहीं पर से ही आपको कैसे सॉल्व किया जाता है। CP - SP सीधा सीधा इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 10/CP कितना दे दिया 30 गुणा 100। ठीक है, 100/3 मतलब 33 सही 1/3, ये आ गया मेरे पास आंसर। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, 3x गुणा 100 x बराबर 33 सही 1/3%। समझ में आया। ठीक है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, यहाँ से भी, चॉइस आपकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम इस फूड एक्ट के, फूड इंस्पेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हम लगभग 10 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस किए हैं। 10 क्वेश्चन, ठीक है, कितने क्वेश्चन किए 10 क्वेश्चन, और डेली हम ऐसे ही हर एक वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन का एक एवरेज लेकर चलेंगे, उतने क्वेश्चन्स हम कराएंगे। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, उन क्वेश्चंस को आपको समझना है, नोट्स करना है और उसको सॉल्व करना है, और एक बार करने के बाद फिर दोबारा आपको 24 घंटे के अंदर में दोबारा आपको ट्राई करना है, ताकि जब दूसरे दिन या फिर नेक्स्ट वीडियो को जब आप सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन आपका 100% आपके माइंड में सेट हो जाए और ऐसे क्वेश्चन आपसे ना छूटे। ठीक है, बात समझ में आया। और अगर आप लगातार ऐसे ही 12 से 15 दिन अगर आप लगातार करते गए, ठीक है, एवरेज अगर मैं 10 से 15 क्वेश्चन की ही बात करूं, मतलब 15 दिन में अगर हम बात करें, ठीक है, 150 क्वेश्चन से लेकर के 200 क्वेश्चन तक, ठीक है, सभी चैप्टर्स कंप्लीट होंगे उसमें। ठीक है, फूड इंस्पेक्टर के सभी चैप्टर्स कंप्लीट होंगे उसमें, पूरा सिलेबस ही फूड इंस्पेक्टर के अकॉर्डिंग चलेगा। तो अगर आप इतना अगर तैयारी कर लेते हैं तो मैं बिल्कुल 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप, ठीक है, नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है, इट मीन्स कि अगर आपका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है और अगर आप मैथ्स से डरते हैं अगर, ठीक है, कि अच्छे क्वेश्चन से नहीं अटेम्प्ट कर पाते, तो भी आप 25+ अटेम्प्ट करके आएंगे 100%। मैं कह सकता हूँ 30 में मिनिमम कह रहा हूँ ना, और मैं मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, और मैक्सिमम तो आप 30 में 30 टच कर सकते हैं। होगा क्या आपके साथ में 200 क्वेश्चन का पेपर है, फूड एक्ट आएगा 30 क्वेश्चन, ठीक है, कंप्यूटर आएगा आपका, ठीक है, 20 क्वेश्चन, GS आएगा आपका 120 क्वेश्चन, ठीक है, मैथ्स रहेगा 30 क्वेश्चन। आपको टाइम की कमी पड़ने वाली है, क्यों, क्योंकि 200 क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ OMR लगाने में
कितने भी आप 30 मार्क हाँ हो OMR लगाने में, ठीक है, आपको 45 मिनट लगेंगे ही लगेंगे अगर सही से लगा रहे हैं तो, ठीक है। तो आपके पास कितना बच जाएगा, 2 घंटे 15 मिनट, मैक्सिमम आपके पास बचेगा 2 घंटे 25 मिनट सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस। अब 2 घंटे 25 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस लगाने हैं, उसमें भी 30 क्वेश्चन किसके, मैथ्स के। तो आपके पास समय की कमी पड़ने वाली है। और समय को कैसे बचाया जा सकता है, आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करिए, बार बार करिए, बार बार करिए, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे, सेम डेटा नहीं आएंगे। मैं ये भी कह सकता हूँ, मैं 100% श्योर होकर कह रहा हूँ, सेम डेटा नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन सेम पैटर्न के ही आएंगे, ये भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और जब हम 21 तारीख को, जब 20 तारीख को पेपर देकर के, जब 21 तारीख को जब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर को, तब हम देखिएगा, मैं बताऊंगा कि हाँ कौन सी क्लास से कौन सा क्वेश्चन उस टाइप के पैटर्न के पूछे गए हैं, ठीक है। आप 10 वीडियो ही अगर आप अटेम्प्ट कर लिए, 10 से 15 वीडियो अटेम्प्ट कर लिए, तो आसानी से आप ये पूरा का पूरा कर जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अच्छे से तैयारी करिए, आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आप सभी को तैयारी करते रहिए और सभी अपने अपने लक्ष्य पर पहुंचिए। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास पे, अगले वीडियो पे नए एनर्जी के साथ।